हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फ्यूचर या इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड्स गवर्नेंस, जिसको इस तरह भी पूछा जाता है कि व्हाट आर इंग्रेडिएंट टू गुड गवर्नेंस। तो ये टर्म इन एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन है। कोर्स कोड होगा MEC 105 एंड 205। तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या फ्यूचर और इंस्ट्रूमेंट होता है एक गुड्स गवर्नेंस का। तो शुरुआत करते हैं और वीडियो में बने रहे अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना ना भूलें। तो क्या क्या फ्यूचर होते हैं गुड्स गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस क्या है, इस पर मैंने एक्सप्लेन किया हूँ काफ़ी लंबा चौड़ा। आज हम इसका इंस्ट्रूमेंट और या फ्यूचर या इंग्रेडिएंट की चर्चा करेंगे। पहला होता है पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन किसका भागीदारी होगा? पीपल का। ठीक है, इसमें सबसे किसी भी गुड गवर्नेंस का जो एसेंशियल फ्यूचर होता है, एक आवश्यक शर्त होता है, कंडीशन होता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, मैंने जनता की भागीदारी सरकार के काम काजों में। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज द एसेंशियल फ्यूचर ऑफ गुड्स गवर्नेंस। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट अफेयर। अब यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन होता है किसी पीपल्स का, सिटीजन का, जनता का, वो दो तरीका से होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट तरीका, प्रत्यक्ष तरीका, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूप से कहते हैं। अब डायरेक्ट मेथड में जैसे कि हम विजुअलाइज करते हैं कि अगर हम मतलब अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो वार्ड है, म्यूनसिपलिटी है। अगर हम रूरल एरिया में रह रहे हैं तो पंचायत है, जिसमें ग्राम सभा वगैरह से जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट के कार्यों में। ठीक है, वही इनडायरेक्ट मेथड की हम बात करें तो यहाँ पर क्या करता है कि लोग अपने MLA, जिस MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और MPs जिसको हम लोग कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी विधायक और सांसद का चयन करके इनडायरेक्टली जनता के कार्यों में सहयोग भागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। हम वही MP को चूज करेंगे जो हमारे एस्पायरेशन के अनुकूल हो। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों को करना चाहिए। यहाँ पर हम कहीं कहीं मिस्टेक करते हैं, जो ये जनता की गलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एकदम एक ब्यूटीफुल इंडिया का कंस्ट्रक्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये स्वर्ग है हमारा, जिस तरह का संविधान है ये धरती स्वर्ग बन सकता है। लेकिन मैं अपनी गलतियों से, हम बी पीपल ऑफ इंडिया अपनी गलती से गलत कैंडिडेट को मनी के प्रभाव में आकर चूज करते हैं, जिसके कारण गुड गवर्नेंस की जगह बैड गवर्नेंस की प्राप्ति होती है। तो पहला बात है, इंडिया की बात नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड की बात मैं बता रहा हूँ। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। पार्टिसिपेशन हो गया। दूसरा होता है कॉन्सेंसस ओरिएंटेड। अब इसका मतलब होता है कि ये जो कोई भी डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है गुड गवर्नेंस का या किसी भी गवर्नमेंट्स का, उसमें कॉन्सेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि सबकी हितों को देखते हुए एक ऐसा माने प्रोग्राम या एक ऐसा कंक्लूजन पर हम पहुँचे जिससे सभी के हितों का एड्रेस हो, सभी का प्रॉब्लम का एड्रेस हो, मतलब सबको शामिल करके। तो यहाँ पर क्या होता है कि गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेंसस जो ओरिएंटेड एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ गुड गवर्नेंस, इसमें क्या, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व करता है बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब इंटरेस्ट ग्रुप कौन होते हैं? बिजनेसमैन का ग्रुप अलग हो गया, ह्यूमन राइट्स का अलग हो गया, सब बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप है। टीचर लोग का अलग हो गया, यूनियन हो गया। तो सारा इंटरेस्ट, जितना डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, सबका डिफरेंट अपना इंटरेस्ट होता है। और एक अच्छा गवर्नमेंट या गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी फ्यूचर ये होती है, वो कोई भी डिसीजन लेता है तो सारे डिफरेंट ग्रुप के
माने उनके इंटरेस्ट के आधार पर लेता है और वो ट्राई करता है कि एक ऐसा कंक्लूजन पर पहुंचा जाए जो सोसाइटी के लिए बेस्ट हिट में हो, यानी सभी इंटरेस्ट ग्रुप के गिवर्नेंस प्रॉब्लम इशू को एक साथ एड्रेस करने का प्रयास किया जाता है, यानी समाधान करने का प्रयास किया जाता है। उसी को कॉन्सेंसस ओरिएंटेड जो फ्यूचर होता है ये गुड गवर्नेंस का होता है। तीसरा होती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूसरे भाषा, हिंदी में नहीं, हिंदी में उत्तरदायित्व कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिनोनिम्स होता है, ये गुड गवर्नेंस का सबसे एसेंशियल फ्यूचर है। इसके बिना कोई गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो क्या अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि गवर्नमेंट को, ठीक है, अपने जो गवर्नमेंट को अपने सिटीजन, अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। पीपल का कंप्लीट या एब्सोल्यूट राइट होता है, अधिकार है कि वे गवर्नमेंट के अफेयर को जाने का, कौन गवर्नमेंट कौन सा पॉलिसी प्रोग्राम बना रहा है और इसकी क्या इम्प्लीकेशन, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, परिणाम होगा, वो सब जानने का पूरा हक होता है किसी भी देश की जनता जहाँ पर डेमोक्रेसी का प्रिवेलिंग है, ठीक है। और ये हम आरटीआई के थ्रू जान सकते हैं। आरटीआई को फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये 2005 में आई थी, जिसके तहत हम गवर्नमेंट के अफेयर को जान सकते हैं कि व्हाट इज, क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, कैसे कर रहे हैं, हाउ, ये सब फुल अधिकार होता है जो अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी में गवर्नमेंट का भी ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता के सवालों का जवाब, ठीक है, पूरी माने एक विदिन ए टाइम फ्रेम, मतलब एक निश्चित अवधि के अंदर दे और सही सही दे, गलत का कोई चांस नहीं होता है। यही गुड गवर्नेंस की एक खास विशेषता होती है कि जो सरकार होती है वो अपने जनता के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, उनके समस्याओं के सुनने के लिए, सारा चीज़ के लिए अकाउंटेबल है वो। चौथा जो होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, देखिए ट्रांसपेरेंसी किसी, ये भी एक गुड गवर्नेंस का समझिए एसेंशियल फ्यूचर आप है। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ओपननेस होता है। ओपननेस मतलब गवर्नमेंट अफेयर, ठीक है, जो एक्सेसिबल हो टूवर्ड द पीपल हु इलेक्ट द गवर्नमेंट। मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के कार्यों का इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट अफेयर, स्टेट अफेयर जो एक्सेसिबल हो, ठीक है, ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के साइड से दिखनी चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाता है, कोई भी प्रोग्राम बनाता है, या गवर्नमेंट जो भी कर रहा है, व्हाट एवर ही इज डूइंग, तो ये सारा इंफॉर्मेशन जनता वो जनता जो उसको इलेक्ट किया है, उसको चुना है, वो जनता के इजली मतलब आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जनता जब चाहे तब उसकी जानकारी हासिल कर सके कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और उसके लिए कोई कॉस्ट ना चुकाना हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से दो एडवांटेज होता है। पहला तो ये करप्शन पर प्रिवेंट करता है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, इससे हमारा डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन यानी जो संवैधानिक संस्थाएं मजबूत होती है, चाहे वो कोई भी हो, सीबीआई हो, ठीक है, फिर या तो हमारा जुडिशियल सिस्टम हो, कोई भी हो, सारा संस्थाएं मजबूत होती है। तो ट्रांसपेरेंसी जो नहीं, गवर्नमेंट में जितना ज़्यादा इन ट्रांसपेरेंसी की कमी होगी या जितना ज़्यादा मैंने ट्रांसपेरेंसी की कमी होगी, वो उतना ज़्यादा बैड गवर्नेंस देगा कोई भी गवर्नमेंट। और जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कोई गवर्नमेंट की फ्यूचर होगी, उतना ज़्यादा वो गुड गवर्नेंस की ओर मूव करेगा। पांचवा होता है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस
भी एक बहुत बड़ी विशेषता है किसी भी गुड गवर्नेंस का। और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए उस जनता के प्रति जो जनता ने उसको चूज किया है, चुना है सत्ता में लाने के लिए। तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपनी जनता के प्रति। अब रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि पीपल कोई भी राइट हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ जानना चाहे गवर्नमेंट से उसको बता, माने वो एक विद इन एक डिफिनिट टाइम फ्रेम पीरियड, जो एक निश्चित अवधि में जनता के कोई भी प्रॉब्लम ग्रीवेंस हो एड्रेस करता हो। जैसे हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तो ये हमारी सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको मैंने चूज किया, उसका दायित्व है, वो दायित्व है, अकाउंटेबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे राशन कार्ड के इशू एक निश्चित अवधि के अंदर करना। ये नहीं कि एक निश्चित अवधि से आज का है तो 10 साल बाद किया, तो ये गलत है। या तो हम एलिजिबल हैं तो हमारी एलिजिबिलिटी काट दिया, हम इनएलिजिबल हैं तो हमको एलिजिबल बना दिया। ये सब गुड गवर्नेंस में कोई जगह नहीं है। आप जेन्युइन पर्सन हैं, आपको राशन कार्ड मिलेगा, क्योंकि आप एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होता है राशन कार्ड को होल्ड करने के लिए, अगर आप उसमें क्राइटेरिया को पास करते हैं तो आपको मिलेगा, नहीं करते हैं तो दुनिया का कोई ताकत पैसा दे के भी नहीं होगा। यही गुड गवर्नेंस की विशेषता होती है। छठा, इक्विटी एंड इंक्लूसिव। इक्विटी एंड इंक्लूसिव। देखिए, इक्विटी एंड इंक्लूसिव भी गुड गवर्नेंस की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर्स होता है। अब ये प्रत्येक गुड गवर्नेंस में गवर्नेंस इंश्योर करता है कि सारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट प्लान का इक्वली बेनिफिट मिले, ठीक है, और कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी मैंने डज नॉट गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट प्लानिंग। इक्विटी मतलब इंश्योर करता है समाज में इक्वलिटी। कोई भी डेवलपमेंट अगर पॉलिसी बना, प्रोग्राम बना, तो उसका लाभ सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिला, पहली बात। और कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस डेवलपमेंट प्लान से एक्सक्लूड नहीं होते, वांछित नहीं रह सकते हैं, या कोई भी डेवलपमेंट प्लान बनाते किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। और 7, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। अब ये क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार समय समय पर विभिन्न प्रोग्राम और स्कीम को फॉर्मुलेट करता है, निर्माण करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है, कार्यान्वयन करता है लोगों के वेलफेयर के लिए। और इसके लिए रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है। 2 तरह के रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस का होती है। तो इन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में किसी प्रकार के ह्यूमन और या नेचुरल रिसोर्सेस का सही तरीका से इस यूटिलाइज होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं कि जो हमारा डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो आ रहा है इन्वायरमेंटल कॉस्ट पर, तो वो गुड गवर्नेंस की विशेषता नहीं होगी। और 8वां जो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। अब गुड गवर्नेंस इंश्योर करता है कि एक फेयर लीगल सिस्टम, जो सही न्याय पद्धति सिस्टम इन्फोर्स करता है, इंश्योर करता है, नया मतलब एक फेयर लीगल सिस्टम को स्ट्रिक्टली एंड इम्पार्शियली, बिना पक्षपातपूर्ण के और एकदम कड़ाई से एक फेयर लीगल सिस्टम जिसको हम न्यायपूर्ण पद्धति कहते हैं, उसको वो जोर देता है। और ये सभी सिटीजन, चाहे कोई भी माने देयर इज ए फुल प्रोटेक्शन ऑफ एवरी सिटीजन या एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड नन शुड बी अबव द लॉ। गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सभी पीपुल को ना वो देखेगा कास्ट, क्रीड, एथी, कुछ नहीं देखेगा, ना कास्ट, क्रीड, रिलीजन,
सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा लॉ से और किसी को भी स्पेशल ट्रीट नहीं करेगा, खास करके माइनॉरिटी को और इस पे मतलब ध्यान देना मैंने फुल प्रोटेक्शन देना मिलेगा लॉ के द्वारा, ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ। और यहाँ पर गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी होती है कि जो जुडिशियल सिस्टम होती है वो ज़्यादा खर्चीला, कॉस्टली, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि गरीब लोग भी उसका इफर्ड कर सके। और गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पर जो भी जस्टिस मिलेगा वो विद इन ए टाइम फ्रेम या जल्द से जल्द मिलेगा। एक कहावत भी है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। अगर हम किसी के जस्टिस में डिले करते हैं डिसीजन लेने में तो कहीं ना कहीं उसके हम न्याय को रोक रहे हैं। तो कहने का मतलब एकदम टाइमली होना चाहिए, जैसे कि जितना फास्ट ट्रैक होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी तो फैला देना चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, जो अभी हम प्रेजेंटली हम लोग देखते हैं 3 तरह का होता है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है और तीसरा में होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। उसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, वो विलेज लेवल से लेके वो ब्लॉक लेवल तक आना चाहिए, ठीक है, इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब गुड गवर्नेंस का 8 मेजर फ्यूचर है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है इग्नू MA इकोनॉमिक्स पेपर 5 में। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।